बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS 308 BBA 6 सेमेस्टर के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस देखे, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रिलेशनशिप देखा, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ टाइप्स देखी और फिर हमने कुछ डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस किया जो डिफरेंट मैनेजमेंट ग्रुप्स के लिए होते हैं और उसका फिर हमने एक सोल्यूशन निकाला कि एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप की जाती है विच कवर ऑल द फंक्शनल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट मैनेजमेंट ग्रुप्स के लिए होती है। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजी। इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, इसकी हमने टाइप्स भी पढ़ी, इसका रिलेशनशिप भी देखा डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस और डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के साथ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले हम इसकी सिंपल अगर डेफिनेशन करें ऑर्गेनाइजेशन की, जनरल डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पस सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी बिजनेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कोई दुकान हो, स्टोर हो, सुपरमार्केट हो, सुपर स्टोर हो, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसी तरह एक और डेफिनेशन इसकी की जा सकती है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एंटिटी such as company, an institution or an association comprising one or more people and having a particular purpose। अगर आप इन दोनों जनरल डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ें, समझें, तो इसमें जो आपको कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी वो है पर्टिकुलर पर्पस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एंटिटी है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो, किसी भी किस्म का हो, चाहे वो कोई सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, इट मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ जनरल सी डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन ये मिल के काम करते हैं। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप सब्जेक्ट भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए थे, फिर इसकी एडवांस में आपने फॉर्म DBMS वगैरह भी पढ़ा और विजुअल प्रोग्रामिंग भी पढ़ी, वेब इंजीनियरिंग भी पढ़ी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अब आपको अच्छा खासा नॉलेज है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके उसको कंप्यूटर्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े उसको हम इजीली रिट्रीव कर सकें। फिर उसका कम्युनिकेट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर काम करते हैं एंड बोथ ऑफ दीज हैव इम्पैक्ट ऑन वन अनदर। एक दूसरे पर इनका काफ़ी गहरा असर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन पर और ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम कम्प्लेक्स रिलेशनशिप कंसिडर करते हैं। कम्प्लेक्स रिलेशनशिप इसलिए कहते हैं या कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं IT और ऑर्गेनाइजेशन के इस कम्प्लेक्स रिलेशनशिप में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेसेस, पॉलिटिक्स, कल्चर, एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट डिसीजंस। जब आप
अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ले आते हैं तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके बिजनेस प्रोसेसेस को करने का तरीका चेंज हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, उसके कल्चर में, उसके एनवायरनमेंट में फ़र्क आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव अ वेरी यूज़फुल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीज़ें हमने देख ली कि वो क्या इम्पैक्ट, किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेस, पॉलिटिक्स, कल्चर वगैरह पर होता है। अच्छा, अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस। इससे पहले जो हमने डेफिनेशन की वो बिल्कुल ठीक है, आपने वो याद कर लेनी है, लेकिन वो जनरल डेफिनेशंस हैं। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे देखें तो ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि इट इज़ स्टेबल formal social structure that takes resources from environment and processes them to produce outputs। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है जो कि थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी। एक फॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर है जो स्टेबल होता है और ये एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेता है, कलेक्ट करता है और फिर उनको प्रोसेस करता है टू फॉर्म एन आउटपुट। इसी तरह अ फॉर्मल लीगल एंटिटी मीन्स एनीथिंग विच हैज सम करेक्टरिस्टिक्स, विच हैज सम प्रॉपर्टीज और विच हैज सम स्पेसिफिक गोल। अ फॉर्मल लीगल एंटिटी विद इंटरनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स एज वेल एज अ सोशल स्ट्रक्चर। कि कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसकी कानूनी हैसियत होती है, उसके अपने कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं काम को करने के, और उसका अपना एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मल लीगल एनवायरनमेंट होगा, उसके अपना सोशल एनवायरनमेंट, अपना सोशल स्ट्रक्चर होगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेज के। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन। Behavioral definition: a collection of rights, privileges, obligations and responsibilities that is delicately balanced over a period of time through conflict and conflict resolution। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सोशल स्ट्रक्चर होता है, अपना सोशल एनवायरनमेंट होता है, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस होते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, हर एक के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, हर काम को करने की कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ कवानीन व ज़वाबित होते हैं। और हर शख्स की, हर एंटिटी की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस्ड होती हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अगर वो राइट्स, वो ऑब्लिगेशंस, वो प्रिविलेजेस बैलेंस्ड नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी, उसमें कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होंगे। आल्दो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल स्ट्रक्चर्स को और हर चीज़ को तबाह कर दें। तो ये स्टूडेंट्स कुछ हमने ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन डिस्कस की। पहले हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी जो कि मैंने कहा था जनरल डेफिनेशंस है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेने के लिए। उसके बाद ये हमने 2 टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ी और एक बिहेवियर डेफिनेशन पढ़ी हमने ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए, कोई भी डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। और फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है,
एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट एरियाज़ को। वो डिफरेंट एरियाज़ क्या हो सकते हैं? कुछ उसका स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, उसके बिजनेस प्रोसेसेस को, पॉलिटिक्स को, कल्चर को, एनवायरनमेंट को और मैनेजमेंट डिसीजंस। तो ये स्टूडेंट्स था इस थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जनरल डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, बिहेवियर डेफिनेशन क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर नंबर 3 का, डैट इज़, अगर आप बुक को डिस्कस करें, बुक को देखें तो डैट इज़ 3.1, और वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आज के टॉपिक में हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में जैसे मैंने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ जर्नल फीचर्स हैं और कुछ जो है वो टेक्निकल फीचर्स हैं। तो जो टेक्निकल फीचर्स हैं उनकी हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे। जर्नल फीचर्स क्या हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो, फिर वही बात कि वो कोई भी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम चूँकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मुंसलिक है, तो हम अपने कॉलेज को या किसी भी कॉलेज को एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करके हम उसकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं? यूज़ ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, CEO से लेकर जो बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, स्वीपर वगैरह, वहाँ तक एक प्रॉपर हायरार्की होती है। जिस तरह अगर हम अपने कॉलेज की एग्जांपल लें तो उसमें भी एक हायरार्की है। सबसे टॉप पे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद जो है वो HODs हैं। HODs के अंदर फिर मुख्तलिफ जो है वो हर सब्जेक्ट के या हर डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, उनकी फिर रैंकिंग हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, वो किसी भी बेस पर हो सकती है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव a hierarchical structure। अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग, इसी तरह अथॉरिटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अथॉरिटी किसके पास होती है? वो उसकी हायरार्की पर बेस कर रहा होता है, हायरार्की पर ही डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट में से मोस्टली होता है, जिस तरह जो है प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है, या वो डिपेंड करता है किस टाइप का डिसीजन है, किस टाइप की डिसीजन मेकिंग है। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उस क्लास के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, अपने सब्जेक्ट, अपनी क्लास के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे अपने HOD या अपने वाइस प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के डिसीजन की या उसकी जो है इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से किस टाइप का डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में हायर एंड प्रमोट एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, ये भी फीचर है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन होती है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है और उनको फिर रेगुलर किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी सैलरीज़ में इंक्रीमेंट किया जाता है, फिर बोनस दिए जाते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं जो कि आपने HRM में पढ़े भी होंगे। इसी तरह डिवोशन टू प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, मैक्सिमाइज आउटपुट, और हर ऑर्गेनाइजेशन के हर फर्द की कंट्रीब्यूशन को कंसिडर किया जाता है टुवर्ड्स द एफिशिएंसी, टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, कि उसकी डिवोशन कितनी है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसकी आउटपुट को बढ़ाने के लिए। अदर फीचर्स, रूटीन्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस, पॉलिटिक्स, कल्चर, एनवायरनमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो अदर फीचर्स हैं, दीज आर सम टेक्निकल फीचर्स, इनको हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो ऊपर हमने 3 फीचर्स पढ़े, ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपसे वैसे भी पूछा जाता है कि कोई भी फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप एग्जांपल ले लें अपने कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की, या फॉर एग्जांपल सुपर एशिया, मास्टर टाइल्स, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, तो उनके क्या फ़ीचर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या काम होता है, तो आप डेफिनेटली इन्हीं में से आपने कुछ काम देने थे कि जी हर ऑर्गेनाइजेशन की
एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, एक हायरार्की होती है, उसके मुताबिक डिफरेंट पोस्ट होती हैं और वो जो है उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग होती है। जितनी ज़्यादा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उतनी ज़्यादा उसकी अथॉरिटी होती है। फिर इसी तरह वो नए एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, पुरानों को प्रमोट किया जाता है, सैलरीज़ बढ़ाई जाती हैं, कभी बोनस दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। मकसद क्या होता है, हर एक की 100% एफिशिएंसी हो, 100% उनकी आउटपुट हो, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी आउटपुट को, उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो ये कुछ जनरल फीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के, और अदर फीचर्स में कुछ टेक्निकल फीचर्स लिखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको हम थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले है रूटीन्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस। रूटीन्स मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फिर हम देखेंगे कि उसकी रूटीन क्या है। रूटीन से मुराद कि वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का एक ख़ास मेथड होगा, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, जिनको हम SOPs कहते हैं। आजकल ये काफ़ी कॉमन वर्ड है SOPs, ठीक है। तो SOPs स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रूल्स हैं, तरीक़ाकार हैं, वो SOPs होते हैं, तो वो रूटीन्स में शामिल होते हैं। अब जैसे हमारा कॉलेज की एग्जांपल लें तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर है कि ये एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, तो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफरेंट होंगे सुपर एशिया से या मास्टर से। जी, रूटीन्स कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है। इसी तरह कुछ प्रिसाइज रूल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि बिजनेस प्रोसेसेस और रूटीन्स से रिलेटेड होते हैं। ये रूटीन्स हों, SOPs या प्रिसाइज रूल्स हों, प्रोसीजर्स हों और प्रैक्टिसेस हों, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होगी। इवन दो सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। हर एक के अपने SOPs, अपने कुछ रूल्स, अपने प्रोसीजर्स होते हैं। इसी तरह कुछ बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ रूटीन्स जिनको हम कहते हैं। जिस तरह हमने बिजनेस प्रोसेसेस देखे थे पिछले चैप्टर में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उसमें कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग के रिलेटेड थे, कुछ फाइनेंस के रिलेटेड थे, कुछ HR के रिलेटेड थे, हायरिंग और फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसी तरह जो है वो हमने कुछ चीज़ें देखी थी, वो डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस थे। डैट इज़ एक्चुअली कलेक्शंस ऑफ रूटीन्स, के जो रूटीन्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट की काम करने की, वो बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस फर्म, कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार है। सबसे पहले रूटीन। रूटीन में क्या है जी, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। इन रूटीन्स की कलेक्शन बिजनेस प्रोसेस कहलाती है, और बिजनेस प्रोसेसेस की कलेक्शन एक बिजनेस फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। दोबारा देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन्स यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, उसमें उनके काम करने का तरीक़ाकार है। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके लिए फ़ाइनेंस कैसे इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके लिए HR कैसे इन्वॉल्व है, उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व है, IT डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व है। इन सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, तो ये रूटीन्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इन हर डिपार्टमेंट की जो रूटीन है, उन रूटीन्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक बिज़नेस प्रोसेस बन जाता है। IT डिपार्टमेंट की तमाम रूटीन्स को इकट्ठा किया तो एक बिज़नेस प्रोसेस बन गया, ठीक है। HR
की रूटीन्स को इकट्ठा किया तो एक बिज़नेस प्रोसेस बन गया, सेल्स एंड मार्केटिंग की रूटीन्स को इकट्ठा किया तो एक बिज़नेस प्रोसेस बन गया। इसी तरह इन हर डिपार्टमेंट की रूटीन्स को इकट्ठा करते हैं तो वो डिपार्टमेंटल बिजनेस प्रोसेसेस बनते जाते हैं। फिर जब हम इन बिजनेस प्रोसेसेस को इकट्ठा करते हैं तो एक फर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है। ठीक है जी, तो ये पहला फीचर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एनवायरनमेंट है, एक अपना कल्चर और पॉलिटिक्स भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है लेबर यूनियंस होती हैं जो कि खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स होती है। कुछ पॉलिटिक्स ऐसी भी होती है जो कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान आपस में होती है, कोल्ड वार जिसको हम कह सकते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लेग पुलिंग जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, वो भी पॉलिटिक्स ही होती है और ये हर जगह होती है। ठीक है, इवन स्टूडेंट्स में होती है ये पॉलिटिक्स, अपने आप को दूसरे से बेहतर शो करने के लिए अपने टीचर के सामने या अपने जो है प्रिंसिपल या और इस तरह जो है लोगों के सामने। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स viewpoints about how resources, rewards and punishments should be distributed. Politics may defeat plans for an information system. जी, politics may defeat plans for information system. Information system के को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है पॉलिटिक्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब शुरू में जब कंप्यूटर नए नए आए और ऑर्गेनाइजेशंस ने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ ने कंप्यूटर को यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी, जो लेबर यूनियन थी, उन्होंने इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट किया और उनका ख्याल ये था, और वो किसी हद तक ठीक भी था, कि अगर ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिव हो गया, सारा कंप्यूटराइज हो गया, तो बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो चली जाएगी। जिस तरह आपको अगर याद हो, हम जब पढ़ते थे कंप्यूटर के फीचर्स, तो हम वहाँ पर एक फ़ीचर डिस्कस करते थे, कॉस्ट रिडक्शन, कि जी जब हम बिज़नेस में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे कॉस्ट कम होती है, उसमें हम एक पॉइंट को डिस्कस किया करते थे कि जो स्टाफ है वो कम हो जाता है। मैनुअली जो काम 2 से 3 लोग कर रहे होते हैं, जब वो काम कंप्यूटराइज किया जाता है तो एक शख्स ही कंप्यूटर पर बैठकर उस काम को कर सकता है, तो हमें बाकी 2 लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जिसको हम कह सकते हैं कि डाउन साइजिंग का ख़तरा था उस लोगों को, तो वो फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी ऑर्गेनाइजेशंस की, उन्होंने बड़ा बुरी तरह डिफ़ीट किया इंफॉर्मेशन सिस्टम को। स्पेशली हमारे गुजरांवाला जैसे शहर की जो इंडस्ट्री है, इसने बड़ी देर बाद ऑप्ट किया कंप्यूटराइज सिस्टम को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिक्स। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कल्चर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत मशहूर होती हैं अपने अच्छे कल्चर, अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बुरे कल्चर और बुरे इन्वायरमेंट की वजह से मशहूर होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ assumptions that define goal and product. What products the organization should produce, how and where it should be produced, for whom the product should be produced, may be powerful unifying force as well as restraint on change. तो organization culture basically क्लियरली डिपेंड कर रहा होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन प्रोडक्ट है जिसको वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो क्या प्रोडक्ट है, वो कब प्रोड्यूस करनी है और वो किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है, ये उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें लेबर्स, एम्प्लॉयज़ का आपस में रिलेशनशिप या एम्प्लॉयज़ का अपने टॉप मैनेजमेंट से रिलेशनशिप, ये इन्वायरमेंट है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो वर्किंग इन्वायरमेंट होगा, अगर वो कन्वीनियंट होगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो डेफिनेटली उन एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बेहतर होगी।
अगर अच्छा माहौल दिया जाएगा उनको काम करने के लिए तो बेहतर तौर पर काम करके बेहतर परफॉर्म करेंगे, जिससे अल्टीमेटली हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस कैन इन्फ्लुएंस देयर एनवायरनमेंट्स और एनवायरनमेंट्स जनरली चेंज फास्टर दैन ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बड़ी जल्दी से चेंज होता है। एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, किसी भी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसमें उस एनवायरनमेंट में दरारें पड़ सकती हैं, वो एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक्ट एज लेंस। अच्छा, उसके बाद तीसरा फीचर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद शेप, उस ऑर्गेनाइजेशन की शेप, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस हो सकता है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, जैसे कोई एक दुकानदार है, ठीक है, या कोई एक अकेला बंदा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो जो है एंटरप्रेन्योरल बिजनेस हो जाए। इसी तरह मशीन ब्यूरोक्रेसी मींस बिग साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जिसमें कुछ मशीनरी इन्वॉल्व हो गई है, तो वो मशीन ब्यूरोक्रेसी होगी। ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है। डिविजनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसमें ज़्यादा फर्म्स होती हैं, ज़्यादा मशीन्स होती हैं, ठीक है, या हमारी ज़्यादा सेटअप्स होती हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ डिवीजन्स बनाए होते हैं कि ये सेटअप हमारा इस डिवीजन को देख रहा है या इस एरिए को, इस रेंज को कवर कर रहा है, तो उसको जो हम डिविजनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कुछ लॉ फर्म्स आ जाती हैं, स्कूल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। एडवोकेसी, जिसमें कंसल्टिंग फर्म्स आ जाती हैं, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं आपको, वो चाहे वो जो है इनकम टैक्स कंसल्टेंट जिस तरह होते हैं और इस तरह के दूसरे, तो ये डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब कि वो उनकी काइंड, उनकी टाइप्स, उनकी शेप, तो वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे कि वो किस किस्म का काम कर रही है, उसी को हम स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, तो ये 5 काइंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स हैं, जिस तरह से हैव गोल्स टू बी अचीव। सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल और इम्पोर्टेंट और पहली बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो छोटा सा कोई स्कूल हो या कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उसका अपना हल्का होता है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट मार्केट क्या है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जैसे अगर हम ने ये हमारा कॉमर्स कॉलेज है तो एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है, हमारी टारगेट है कि हमारे पास ये इस तरह के स्टूडेंट्स आएंगे। जैसे आप बीबीए कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक जो है वो ग्रुप है जिसको हमने टारगेट किया हुआ है कि जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं या जो कि आई.कॉम वगैरह करके आते हैं। इसी तरह जो एम.कॉम हो रहा है हमारे पास, उसमें भी हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स बी.कॉम करके आएंगे वो एम.कॉम के लिए एलिजिबल है। इसी तरह लीडरशिप स्टाइल्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक मीन जिसमें हर एक की बात सुनी जाती है और उस पर फिर फैसला सुनाया जाता है, हर एक की राय ली जाती है, ये डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर अथॉरिटेटिव एनवायरनमेंट होता है, डिक्टेटरशिप होती है, जैसे कि एक बंदे का डिसीजन ही चलना है, ना उसको कोई चैलेंज कर सकता है, ना उसको कोई मशवरा दे सकता है। ठीक है, इसी तरह कुछ टास्क एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कुछ रूटीन के टास्क होते हैं, कुछ नॉन रूटीन, तो ये हमने सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया। इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया, उसकी कुछ जनरल डेफिनेशन देखी, कुछ टेक्निकल डेफिनेशन देखी, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप देखा, और फिर जो प्रॉपर टॉपिक हमने आज पढ़ा वो पहला टॉपिक था और वो था ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, जिसमें हमने कुछ जनरल फीचर्स पढ़े, जैसे कि ये आपके सामने जो है ये भी जनरल फीचर्स हैं और ये भी जनरल फीचर्स है, और कुछ टेक्निकल फीचर्स पढ़े हमने जिनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी, वो ये 3 हैं।
रूटीन्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, कल्चर, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इन सारे फीचर्स को, इन सब को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।